सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सरिता अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज नए वर्ष का, नूतन वर्ष का प्रथम दिवस है, तो नूतन वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो चाहें वो आप प्राप्त करें। आपका जीवन, यह नया वर्ष सफलता लेकर आए। कहते हैं कि इस समय चूंकि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बहार चल रही है, तो सभी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो इस समय क्या है कि बहुत जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। तो उनके लिए बस हमारा यही कहना है कि संघर्षों का दौर पुराना है, संघर्षों का दौर पुराना है, जीवन तो आना जाना है। संघर्षों का दौर पुराना है, जीवन तो आना जाना है। तुमने कर ली मेहनत इतनी, यदि तुमने कर ली मेहनत इतनी, तो निश्चित ही ट्रेनिंग में तुमको जाना है। तो निश्चित ही ट्रेनिंग में तुमको जाना है। तो क्या करना है, मेहनत से चूकना नहीं है। और ये जीवन है, यह शरीर ऐसा है कि इसको जितना आप रगड़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे, यह शरीर उतना ही अच्छा होगा। और अगर आलस्य करेंगे तो अब क्या है कि शरीर में क्या है, बेकारी आएगी, बीमारी आएगी। तो क्या है, शरीर को से मेहनत करवानी है। तो आप मेहनत पे लगें और जब मेहनत करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। चलिए मैं आपको ओरली बताती हूँ। ये हिंदी में का भाग नहीं है, ये संविधान का भाग है, लेकिन फिर भी मैं ओरली बता रही हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है और संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। तथा अनुसूची 8वीं, जो संविधान की अनुसूची है वो 8वीं है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। प्रारंभ में जो भाषाएं थीं, जब संविधान बना तब प्रारंभ में जो भाषाएं थीं उसमें 14 भाषाएं थीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, संविधान संशोधन किया गया, उसमें 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992, उसमें क्या है 4 भाषाएं जोड़ी गई। हाँ, तो इसमें क्या है कि 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इसमें 3 जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरो, मैथिली और संथाली। आइए अब क्या है, अब इसके बाद क्या है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं बात करूं तो उसमें वर्णमाला दिया गया है। क्या दिया गया? दूसरा जो सेकंड टॉपिक क्या है? वर्णमाला। तो वर्णमाला कैसे बनी? कैसे? तो जो वर्ण है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। और अक्षर में कहा गया है नाक्षरत इति अक्षरा, अर्थात जिसका ह्रास ना हो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे क्या है, जिसका, इसको क्या कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता या न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका कि ह्रास नहीं होता, क्षरण नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे
क्या है, आ है, ई है, ऊ है, क है, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद तो अब कहें कि ये तो हो गई, तो ये हो गया वर्ण। अब वर्ण, तो अब इसमें ये वर्ण हो गया। वर्ण के बाद क्या है, तो ये क्या है, ये भाषा की मूल इकाइयां हैं। भाषा की मूल इकाइयां क्या है, भाषा की मूल इकाइयां। ये भाषा की मूल इकाइयां थी कौन कौन सी, वर्ण, शब्द और वाक्य। जिसमें कि वर्ण को मैंने बता दिया है कि नाक्षरतीति अक्षरा, अर्थात उस वह मूल ध्वनि जिसका क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता, उसे वर्ण कहते हैं। अब क्या है शब्द, तो शब्द की बात करें, तो शब्द क्या है, शब्दों वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वर्णों का क्या समूह होता है, छोटे छोटे वर्ण जब मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, शब्द। तो इसे जैसे कलम के बाद हो गया रोटी, कपड़ा और क्या है, मकान। इसमें क्या है कि इस समय क्या है, सभी को जद्दोजहद है कि उसके पास रोटी हो, कपड़ा हो और मकान हो। तो क्या है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, कलम इत्यादि। अब इसके बाद वाक्य। हम वाक्य की बात करें तो ऐसे वाक्य क्या है, ऐसे वर्णों का समूह, ऐसे शब्दों का समूह, वर्ण नहीं कहेंगे शब्द कहेंगे, ऐसे शब्दों का समूह जो किसी सार्थक अर्थ का बोध कराते हों। मतलब क्या है, जैसे ऐसे वर्णों का समूह इसमें वर्ण नहीं कहेंगे, शब्द। ऐसे शब्दों का समूह जो क्या है, जो किसी सार्थक अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थ का बोध कराते हूँ। जैसे राम घर जाता है, अर्थात इसमें एक अर्थ का बोध क्या हुआ, जब वर्ण था तो वर्ण क्या हुआ कि वर्ण उसका, अगर एक आप शब्द एक इसको अक्षर को तोड़ेंगे तो उसमें ना उसको तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो वर्ण, जब वो कई वर्णों का समूह बना तो वो शब्द बना, और जब कई शब्दों का समूह बनता है तब उसे वाक्य कहते हैं। और जब वाक्य बनता है तो वाक्य क्या है, किसी अर्थ का बोध कराता है। जैसे राम घर जाता है, इसमें बताया गया है कि राम घर जाता है तो एक अर्थ का बोध करा रहा है। लिपि, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 343 में
भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो लिपि का क्या मतलब है? भाषा तो मान गए कि भाषा है, हम जो बोलते हैं बोलचाल की भाषा, ये राजकीय भाषा होगी, वो हिंदी होगी। तो अब लिपि क्या है? तो लिपि का मतलब होता है कि अगर किसी भाषा को लेखनीबद्ध किया जाता है तो वो जो लेखन का कार्य है, लेखनी है, उसे लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लेखनीबद्ध करना ही लिपि कहलाता है। क्या है? भाषा को लेखनीबद्ध करना ही लिपि कहलाता है। अब यहाँ लिपियों की बात आई तो लिपियां कौन कौन सी, किस भाषा की कौन सी लिपि है, मैं थोड़ा सा इसको भी बता देती हूँ। तो एक तरफ भाषा लिख देते हैं, भाषा, और ये लिपि। कभी कभी क्या है कि इसमें भी पूछ लेते हैं। मैं पीसीएस में जब एग्जाम देती हूँ तो उसमें पीसीएस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हिंदी की लिपि क्या होगी। उसकी बात करें, कभी कभी आयोग क्या है कि ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि उसमें बताया गया है। तो आयोग क्या है? आयोग की तरह चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है। तो उनमें मैं चूंकि मैं लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मैं बैठती हूँ, मैं मेंस तक गई हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं भी। तो उसमें क्या है, लिपियों को पूछ देता है। तो सबसे पहले है संस्कृत, चूंकि संस्कृत हमारी देव भाषा है, तो देव भाषा से ही क्या है, इसका हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो हम सबसे पहले संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत की जो लिपि है वो ब्राह्मी है, ब्राह्मी। अब आई हिंदी। तो हिंदी की लिपि, तो जब हिंदी की तो अभी थोड़ी देर पहले बता दी, तो हिंदी की भाषा लिपि क्या होगी? वो देवनागरी है। हिंदी की देवनागरी है। नंबर 3 पंजाबी भाषा की क्या है, लिपि है, वो गुरुमुखी है। गुरुमुखी है। और अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। और उर्दू की फारसी है। हाँ, तो इसमें क्या है कि मैं टॉपिक से भटक नहीं रही हूँ, मैं टॉपिक पर ही चल रही हूँ। और ये मैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की बात नहीं करती, जो उत्तर प्रदेश लेवल में जितने भी जो एग्जाम होते हैं उन सभी में एग्जाम को लेकर के चल रही हूँ। और आप देखेंगे कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना जो मैटर है वो कितना सिलेक्टिव है। तो कहाँ है? संस्कृत की क्या है? ब्राह्मी लिपि है। हिंदी की देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी है। अंग्रेजी की रोमन है तथा उर्दू की फारसी है। ठीक है। तो जब लिपि आ गई, जब लिपि हो गई, तो लिपि का मतलब होता है लेखनीबद्ध, किसी भाषा को लेखनीबद्ध करना। और लेखनीबद्ध तो भाषा, तो अब आ गई बात व्याकरण की। तो व्याकरण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात व्याकरण। अब व्याकरण की बात आई तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो संस्कृत में बात करें तो व्याक्रियन्ते शब्द अनेन इति व्याकरण, अर्थात व्या उपसर्ग पूर्वक क्री धातु लुट प्रत्यय लगा करके व्याकरण की निष्पत्ति की गई है, जिसका अर्थ है विश्लेषण करना। लिख देती हूँ, ये आ जाता है कभी कभी। पिछले बार के पेपर, 1-2 साल के पेपर उठा के अगर आयोग के आप देखें तो इसमें पूछा गया है कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग लगा करके, कौन उपसर्ग प्रत्यय और धातु लगा करके, कौन सी धातु लगी, कौन सा उपसर्ग लगा, कौन सा प्रत्यय लगा है, बताइए। तो उसमें क्या है,
व्या उपसर्ग, व्या उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, व्या उपसर्ग लगा है, क्री धातु लगी है, क्री धातु लगी है और ल्युट प्रत्यय लगा है, ल्युट प्रत्यय। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, क्या है, व्या उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय लगा, क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगाकर व्याकरण की निष्पत्ति की गई। अब जब व्याकरण की निष्पत्ति हुई तो इसका अर्थ क्या बना, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। व्या उपसर्ग पूर्वक क्री धातु लगाकर क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगाकर व्याकरण की निष्पत्ति की गई। अच्छा, अब क्या है, तो इसमें व्याकरण की बात आई तो व्याकरण में इसका विभाग किया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ण विभाग, वर्ण विभाग, ये शब्द विभाग, शब्द विभाग, शब्द विभाग, विभाग, और इसके बाद आई बात करें तो वाक्य विभाग, वाक्य विभाग। तो इसमें क्या है, वर्ण में आया तो वर्ण का विभेद हुआ तो हुआ स्वर, ये व्यंजन, व्यंजन। अब स्वर में क्या है, स्वर में है, स्वर की बात करें तो लघु स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ठीक है, अब इसके शब्द विभाग, चूंकि पहले इसको ही पूरा करें फिर शब्द विभाग के बारे में बताएंगे, वाक्य विभाग के बारे में बताएंगे। तो अगर लघु स्वर, तो बात आई लघु स्वर किसे कहते हैं, लघु स्वर, लघु स्वर। तो लघु स्वर, लघु स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। तो क्या है, मूल ध्वनि, मूल स्वर, इनको मूल स्वर कहा जाता है। तो इसमें अ, ई और उ, ये क्या है, ये लघु स्वर है। इसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। अब इसके बाद प्लुत, प्लुत क्या है, प्लुत की बात करें तो इसमें ओ आता है। ठीक है, यार आपने देखा होगा ये बीच में ये साइन बना होता है तो प्लुत होता है, इसमें डबल मात्रा लगती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब स्वर किसे कहते हैं, स्वर, स्वर कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। अर्थात क्या है स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, सहायता ना लेनी पड़े, जैसे अ, ई और उ। ठीक है, इसके बाद अब इसमें क्या है, ये हो गए किसी वर्णों की सहायता न लेनी पाए। एक चीज और, हिंदी में कितने स्वर हैं, हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं।
हैं। तो हिंदी में स्वर 11 हैं। तो स्वर 11 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्वर कितने हैं हिंदी में? स्वर 11 हैं। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और है, वो है री। क्या है ये हिंदी में? इसमें क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में कितने स्वर हैं। तो उसमें स्वर कितने हैं? 11 हैं। आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, और क्या है? री। ठीक है। इसके बाद बात आई व्यंजन। क्या है व्यंजन? अब व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या है? व्यंजन में क्या कहते हैं कि व्यंजन में कि बिना स्वर की सहायता के जिसका उच्चारण कर पाना संभव ना हो उसे ही व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन, तो अब मैं इसकी परिभाषा मैंने बता दी। तो अब व्यंजन हिंदी में कितने हैं? हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या है, व्यंजन, वो क्या है? 33 है। कुछ लोग मानते हैं कि 41 है, कुछ 46 मानते हैं। लेकिन वास्तव में हिंदी में कितने हैं ये अपना अपना मत है। लेकिन हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। अच्छा, अब व्यंजनों को किस तरह से व्यंजनों का विभाजन किया गया है? तो व्यंजनों का विभाजन किया गया है तो स्पर्श व्यंजन। क्या किया गया? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद ऊष्म व्यंजन, इसके बाद ऊष्म व्यंजन के बाद पार्श्विक, अनुनासिक। ठीक है। अनुनासिक के बाद उच्छिप्त, उच्छिप्त के बाद लुंठित। ठीक है। ये तो आई व्यंजनों की बात, ये इसका विभाग किया गया है। तो पहले वर्णमाला। अब बात आई तो वर्णमाला में क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। बात आई तो पहले व्यंजन को मैं बता देती हूँ। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन हैं। व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो इसमें है, ये क्या है? क, ख, ग, घ और ये अंगा। ये क्या है? यही का वर्ग पूरा, इसको का वर्ग बोलते हैं। का वर्ग, क, ख, च, छ, ज, झ और या इसे चा वर्ग बोलते हैं। अर्थात जो प्रारंभ का जो अक्षर होता है उसमें वर्ग लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद ट, ठ, ड, ध और ये अण, ये क्या है? टा वर्ग। त, थ, द, ध और ये ना, इसको टा वर्ग बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद पा, फ, ब, भ और मा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पावर्ग। पावर्ग इसको बोलते हैं। इसके बाद जो या, र, ला और वा है, इसको बोलते हैं
क्या, अंतस्थ, अंतस्थ। अंतस्थ, इनको अंतस्थ बोलते हैं। और श, श और स तथा हा, इनको ऊष्म बोलते हैं, ऊष्म। इसके बाद संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर छ, त्र और ज्ञ, ये 3 अक्षर संयुक्त हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई इनकी संख्या, 33, 33। ठीक है, 33 हुई। अब बात आए कि कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लेता है और इससे पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये प्रिय प्रश्न है। लोक सेवा आयोग में बस ये क्या आता है कि छ क्या है, जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है श, श है, ये किससे मिलकर, किन 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 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो कौन से हैं, क है, क प्लस क्या है, श, श। इसके बाद त्र, तो ये त प्लस र, ये इससे मिलकर बना। ठीक है, और ज्ञा, ज्ञा, ये क्या है, जा प्लस इया, इससे मिलकर बना। अच्छा, अब एक चीज और, एक चीज और, ये तो हो गया। एक चीज और, एक चीज में इसमें क्या है, ये श, ये सा, एक ये श, तो इसे, इनको किस 3 नामों से, ये कौन सी शाह हैं, इनको कैसे इनका डिवीजन करेंगे, तो ये क्या है, ये मूर्धन सा है, मूर्धन, मूर्धन, मूर्धन सा है। ये क्या है, दंत सा है, दंत सा। और ये क्या है, इसे तालव्य बोलेंगे, तालव्य सा। ठीक, ये इसका डिवीजन है और ये अक्षर आता है और इसको पता, ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये शा कौन कौन सी है। तो ये तो हो गई अक्षरों की बात। अब यहाँ पर अब वर्णमाला की, तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला, तो वर्णमाला के अंतर्गत क्या हुआ, 11 स्वर, स्वर और 33 व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर जो बनता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैंने कहा था कि स्पर्श व्यंजन विभाग, व्यंजन का विभाग किया गया है। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन में आएगा आपका का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है, आपके स्पर्श व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जिसका जो कंठ में कहीं ना कहीं स्पर्श हो, कंठ से, जिनका उच्चारण क्या है, कंठ के कहीं से स्पर्श, जो कंठ का कुछ ना कुछ हिस्सा स्पर्श करते हो। ठीक है, तो ये कितने हुए, ये स्पर्श व्यंजन हुए। और स्पर्श के बाद अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ
व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? या, रा, ला और वा, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ के बाद ऊष्म। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वर्ण बहुत आते हैं और इनमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो ऊष्म वर्ण, उसमें क्या है? श, श और ये स और हा। ये क्या है आपका? ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। ऊष्म के बाद अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब, अनुनासिक जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है, यानी अंगा, अणा, अणा नहीं, इया, इया, अणा, न और ये मा। अनुनासिक का मतलब होता है नासिका से, मेन जिनका उच्चारण आपको आप बोलें तो इसका उच्चारण क्या है? उसमें नासिका से कहीं ना कहीं इसको उच्चारित करते हैं, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। इसके बाद लुंठित। लुंठित की बात करें तो लुंठित क्या है? रा। आप अगर रा को बोलेंगे भी तो आपको ऐसा लगता है जैसे, तो क्या है, रगड़ जैसी हो रही है, तो इसको लुंठित बोलते हैं। लुंठित की बात के बाद पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक ला होता है, पार्श्विक ला होता है। फिर इसके बाद द्विगुण। द्विगुण या उच्छिप्त, या उच्छिप्त, उच्छिप्त जिसे ड या ढ कहते हैं। इसके बाद एक संयुक्त बता ही दिया था, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर नहीं कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र और ज्ञा। स्रा को भी लोग मान लेते हैं, क्योंकि श और रा से ये मिश्रित होकर के बना है, तो ये संयुक्त अक्षर हो गए। अब इसके बाद ये बात हो गई। अब कौन सा व्यंजन कहाँ से उच्चारित होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान उच्चारण की बात करें, उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आप का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग की बात करें तो का वर्ग कर दो। का वर्ग में क्या है? क, ख, ग और घ। ये क्या है? इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से, कंठ। ठीक है। संस्कृत में अगर बात करें तो संस्कृत में इसमें कहा गया अकुह विसर्जनीय कंठा। आ का और हा, आ और का और हा वर्ग को क्या है? को कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। अकुह विसर्जनीय कंठा। खैर ये संस्कृत की बात थी, तो इसमें का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। चा वर्ग, चा वर्ग की बात करें, चा, छा, जा और झा। अगर इसकी बात करें तो इसका तालु, तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु है। तालु का मतलब होता है, तालु का मतलब होता है कि आपकी जीभ, मैं
मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि अगर आपको ये याद भी नहीं होगा तब भी क्या है, तब भी आप इसको बोल करके कर पाएंगे। आप का वर्ग को बोलेंगे तो आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से, कंठ से आवाज आ रही है। और ये चा वर्ग है, तो चा वर्ग में आप बोलेंगे तो ये तालु, तालु आपका, तालु से मतलब होता है तालु और मूर्धा। मूर्धा और तालु में सिर्फ इतना भेद होता है कि जो तालु होता है तो आपकी जिह्वा क्या है, तालु पे सपाट यानी चपटी होकर के टच करेगी और निकल जाएगी चपटी होकर के, जैसे त क्या है, चपटी होकर के उसको टच करेगी। और मूर्धा में क्या अंतर है कि मूर्धा में जब आपकी जिह्वा तालु के पास जाएगी तो वो जो उसकी नोक होगी वो मुड़ जाएगी। तो इसके बाद तो क्या है, ये तालु है। इसके बाद टा वर्ग, टा वर्ग की आप बात करें तो इसमें ट, ठ, ड और ढ, ये क्या है, इनका मूर्धा है, इनका स्थान, उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। मूर्धा क्या बताया कि जिह्वा क्या है आपकी लास्ट में जाकर तालु में के पास जाकर के जिह्वा की नोक क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, तो वो क्या हो गया, मूर्धा। अब इसके बाद ता वर्ग, ता वर्ग की बात करें तो ता, थ, द, ध, ये क्या है, ये इसका उच्चारण क्या है, ये दंत से होता है, दंत। आप बोलेंगे, आप जो भी, आप कभी भी पेपर में आ जाए, मैं इसकी बात नहीं करती हूँ, अगर पेपर में आ जाए तो आप क्या है, आप उसको बोल करके देखेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ बोलिए त, थ, द, ध। तो ये क्या है कि आपकी जिह्वा क्या है, ये जिह्वा का कमाल है, जिह्वा जहां पर टच होगी वहीं पर क्या है, उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो यहाँ जिह्वा कहाँ टच हो जाए, दांत में टच हो रही, तो इसका क्या है, दंत हो गया। इसके बाद पावर्ग, पावर्ग, पावर्ग में प, ह, ब, भ। आप इसको भी बोल के देखें, प, ख, ब, भ। इसमें क्या है कि आपके होठ आपस में चिपक रहे हैं, तो जब होठ चिपक रहे हैं तो क्या है कि आप समझ जाइए कि इसका उच्चारण कहाँ होगा, ये होगा ओष्ठ, 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 ओष्ठ के बाद ओष्ठ के बाद इसके बाद आप आइए, जब ये लास्ट के जो पांचवा अक्षर बचा, पंचम अक्षर, पंचम हो गया, ये अंगा, इया, अणा, ना और मा। तो इनका क्या है, इनको अनुनासिक कहा जाता है, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। इनका क्या है, नासिका से इनका उच्चारण होता है, कहाँ से, नाक से। आप बोले वा, ञा, अणा, ना और मा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, ठीक है। इसके बाद आइए, इसके बाद आइए, आप जो प्राणत्व के आधार पर क्या है, व्यंजन का डिवीजन किया गया है, जो प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, तो प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण हैं वो कौन से हैं, तो इसमें क्या है कि अल्प प्राण, इसमें क्या है, डिवीजन होगा, दो तरह का है, क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में आ जाइए, तो अल्प प्राण, अब अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण का मतलब होता है, प्राण का मतलब वायु से संबंध है। अगर आपको ये शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो आपके प्राणों को क्या हो जाएगा, संकट हो जाएगा। तो
मतलब क्या है, हवा से। तो अल्प प्राण का मतलब कि आप का जब जिस अक्षर जिस व्यंजन को उच्चारित करने में क्या है, अल्प हवा लगे, कम हवा लगे, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात इसमें क्या है, अल्प प्राण, ठीक है, मैंने परिभाषा बता दी। अब अल्प प्राण में कौन कौन से अक्षर हैं, तो अल्प प्राण में क, ग और अंगा। तो इसमें क्या है, ये कौन से वर्ण हुए, आप वर्णमाला उठा के देखिए, इसमें क्या है, ये का वर्ग के कौन से अक्षर हैं, ये पहला है, ये तीसरा है और ये पांचवा। अर्थात अल्प प्राण की अगर आप परिभाषा बनाएं तो प्रत्येक वर्ग क्या है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर कहें या व्यंजन कहें, पंचम व्यंजन क्या हो जाएगा, अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण कहलाएगा। ठीक, तो ये अल्प प्राण हो गया। अब महाप्राण की बात करें तो महाप्राण की बात करें, महाप्राण में क्या है कि थोड़ा सा उससे जो थोड़ी ज्यादा हवा लगे, महाप्राण, तो उसमें कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा बचा है, प्रत्येक वर्ग में कौन सा अक्षर बचा है, तो उसमें बचा है दूसरा और चौथा। तो दूसरा कौन सा है, अगर प्रत्येक वर्ग की बात करें, प्रत्येक वर्ग की बात करें तो इसमें का वर्ग में आप देखेंगे, का वर्ग में तो इसमें बचा है ख और घ। चा वर्ग में देखेंगे तो इसमें बचेगा छ, झ। ठीक है, ऐसे ही सभी वर्ग में, तो प्रत्येक वर्ग का, तो महाप्राण हो गया प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आया घोषत्व के आधार पर या काकल्य के आधार पर। काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन, तो काकल्य व्यंजन कहते हैं अघोष और सघोष। अघोष अब अघोष की बात करें तो अघोष क्या है कि अघोष का मतलब है कि जब जिस वर्ण को बोलते समय क्या हो, आपकी स्वर तंत्री क्या हो, कंपित ना हो, उसे क्या कहें, आ लगा है, अर्थात स्वर तंत्री क्या हो, कंपित ना हो। और जिस वर्ण के उच्चारण में क्या है, स्वर तंत्री कंपित हो जाए, उसे सघोष कहेंगे। तो अघोष कौन कौन से हैं, अघोष है प्रथम और क्या है, द्वितीय। प्रथम और द्वितीय क्या है, जो वर्ण है वो क्या है, ये अघोष कहलाता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण या व्यंजन ये कहलाता है अघोष, यानी जो जिसमें कम स्वर तंत्रियां जिसमें बिल्कुल भी कंपित, क ख ग घ अंगा जिसमें क्या है, कंपित हो रही हैं, तो सघोष। तो सघोष की बात करें तो इसमें
कंपित हो रही हैं, यानी कि जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमारी स्वर तंत्रियां क्या हो, कंपित होने लगे, उसे हम क्या कहेंगे, सघोष या केवल घोष। इसको सघोष या केवल फिर घोष। तो क्या है, ये कौन सी हैं, तो ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब प्रथम तो कैसा है, ग, घ और क्या है, अंगा। ये क्या है, ये सघोष कहलाता है। आज की क्लास यहीं से मैं समाप्त करती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।